नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की। यहाँ ना बहुत कुछ बदल रहा है। हम आज हाल की 5 बड़ी डेवलपमेंट्स को लेंगे और उन्हें जोड़कर देखेंगे कि भारत की ओवरऑल स्ट्रेटजी आखिर जा किस तरफ रही है। अब देखिए, एक कॉर्पोरेट डील, एक मिसाइल टेस्ट, एक फाइटर जेट का फ्यूचर, एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर और तेल के इंपोर्ट में बदलाव। सुनने में ये सब एकदम अलग अलग लगते हैं ना, पर असल में ये सब एक बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी के धागे हैं। तो चलिए एक एक करके इन धागों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। डिफेंस में प्राइवेट कंपनियों का रोल कैसे बढ़ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अदानी लियोनार्डो हेलीकॉप्टर डील। तो हुआ ये है कि भारत की अदानी एरोस्पेस एंड डिफेंस और इटली की जानी-मानी कंपनी लियोनार्डो, इन दोनों ने हाथ मिलाया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भारत के पूरे हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम को, मतलब बनाने से लेकर मेंटेनेंस तक, हर चीज को मजबूत करना। कह सकते हैं कि ये भारत की हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी डील पर सवाल भी उठते हैं। सोशल मीडिया पर एक कमेंट काफी चर्चा में है। उम्मीद है कि ये सिर्फ स्क्रू ड्राइवर असेंबली न हो। मतलब लोगों को चिंता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस बाहर से पुर्जे लाकर यहाँ जोड़े जाएंगे। असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा या नहीं? और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कि क्या इस तरह के पार्टनरशिप से हमारे अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स जैसे IMRH और LUH उनको फायदा होगा या फिर उन पे असर पड़ेगा? मतलब एक तरफ विदेशी पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। चलिए प्राइवेट सेक्टर से आप पब्लिक सेक्टर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं DRDO की, जहां एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल कामयाबी हाथ लगी है। अच्छा, ये जो कामयाबी है वो है SFDR टेक्नोलॉजी में। अब ये SFDR है क्या? इसका पूरा नाम है सॉलिड फ्यूल्ड डक्टेड रैम जेट। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा इंजन सिस्टम है जो मिसाइल को ज्यादा फ्यूल ले जाने की इजाजत देता है और उसे लगातार सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ा सकता है। इसका सीधा मतलब है मिसाइल की रेंज और मारक क्षमता दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती हैं। तो DRDO ने इसी टेक्नोलॉजी का एक सफल टेस्ट किया है। कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में। और इसका असर बहुत बड़ा है। ये हमारे भविष्य के एयर टू एयर मिसाइलों, खासकर अस्त्रा MK3 जैसे सिस्टम्स के लिए दरवाजे खोलता है। इससे हमें एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। और जाहिर है, इस सफलता के बाद पूरे देश में गर्व का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, DRDO को बंद करने की बात करने वाले लोग अब कहाँ हैं? इस तरह के कमेंट्स दिखाते हैं कि देश के अपने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी अहमियत है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये बड़ी छलांग तो हमने देख ली। अब नजर डालते हैं भविष्य पर, मतलब 5th जनरेशन फाइटर जेट पर। बात करते हैं भारत के बहुत ही महत्वाकांक्षी AMCA प्रोग्राम की। तो AMCA प्रोग्राम पर ताज़ा अपडेट ये है कि इसका बिडिंग प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुरू में 7 कंसोर्टियम्स ने बोली लगाई थी। अब प्री क्वालिफिकेशन के बाद इनमें से 3 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और खबर ये है कि अगले 2-3 महीनों में ही ऑफिशियल RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये 3 शॉर्टलिस्टेड कंपनियां कौन हैं? देखिए, ऑफिशियली तो लिस्ट बाहर नहीं आई है, पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें HAL, टाटा का TSL, L&T और अदानी जैसे बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। एक बात तो तय मानी जा रही है कि HAL तो उसका हिस्सा होगी ही, ताकि एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइम पर हो सके, जो कि सबसे जरूरी है। चलिए आप थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर देखते हैं, क्योंकि अब भारत सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को बेच भी रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है आर्मीनिया के साथ हुई डील। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बात हो रही है लगभग $1 बिलियन की। जी हां, आर्मेनिया अगले 3 सालों में भारत के साथ इतने बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की प्लानिंग कर रहा है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया हमसे सिर्फ 1-2 चीजें खरीद रहा है। इस डील में अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम, लाइट मशीनें और दूसरे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल हैं। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। पर इस डील का एक और पहलू है, जियोपॉलिटिक्स। ये सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं है, इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब भी है। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भारत का दबदबा बढ़ रहा है।
और जरा सोचिए, इस रिश्ते का तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों पर क्या असर पड़ेगा। यकीनन ये उस रीजन के समीकरणों को दिलचस्प बना देगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें पॉइंट पर। ये थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी हमारी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। ये मुद्दा डिफेंस को सीधे सीधे एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से जोड़ता है। तो खबर ये है कि भारत के जो ऑयल रिफाइनर्स हैं वो रूस से आने वाले तेल की खरीद को कम करने जा रहे हैं। और ये कमी छोटी मोटी नहीं है, लगभग 50% की कटौती। मतलब जो पीक पर हम रोज 20 लाख बैरल तेल ले रहे थे, उसे अब घटाकर लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर लाने का टारगेट है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसको लेकर ना दो अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी है अमेरिकी दबाव की, कि शायद पश्चिमी देशों के प्रेशर की वजह से भारत ऐसा कर रहा है। वहीं दूसरी थ्योरी पूरी तरह से मार्केट की है। उसका कहना है कि ये बस एक इकोनॉमिक फैसला है। जब वेनेजुएला जैसे दूसरे देशों से सस्ता तेल मिल रहा है तो फिर महंगा क्यों खरीदे। तो ये प्रेशर है या प्रॉफिट, ये अभी साफ नहीं है। तो देखा कैसे ये पांचों अलग अलग दिखने वाले टुकड़े एक साथ जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ अडानी जैसी प्राइवेट कंपनी ग्लोबल पार्टनरशिप कर रही है, दूसरी तरफ डीआरडीओ जैसा सरकारी संस्थान स्वदेशी टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहा है। भविष्य के लिए एएमसीएच ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आर्मेनिया को हथियार बेचकर हम एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन रहे हैं और साथ ही तेल की खरीद में बदलाव करके अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को भी साध रहे हैं। ये सब मिलकर भारत की एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं। तो ये जो मल्टी फ्रंट अप्रोच है, ये एक ऐसे देश की कहानी कहता है जो बहुत तेजी से बदल रहा है और अपनी जगह बना रहा है। पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जब भारत एक ही समय पर चीजें बना भी रहा है, खरीद भी रहा है, नई टेक्नोलॉजी बना भी रहा है और बेच भी रहा है, तो इस नए दौर की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां और मौके हैं, उनके बीच ये संतुलन कैसे बनाएगा? ये सोचना वाकई जरूरी है।